हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट है और इसमें हम जो टॉपिक पिकअप कर रहे हैं वो है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तो हम तीन सेक्टर्स को कंपेयर भी करेंगे और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी सीखेंगे, जैसे जीडीपी क्या होती है और किस प्रकार से समय के साथ साथ हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं तीनों सेक्टर में और उनका रोल चेंज हुआ है। रोल चेंज होने का मतलब उनकी इंपॉर्टेंस कैसे चेंज हुई है। ये पहले एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था और आज सेकेंडरी और उससे भी ज़्यादा टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो ये शिफ्ट जो है उनके रोल्स में, उनकी इंपॉर्टेंस में देखने को मिलता है। तो ये इस ट्यूटोरियल का एक मेन कोर पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर की तुलना करते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों सेक्टर्स में बहुत सी चीज़ों का उत्पादन भी होता है और कई सेवाएं भी दी जाती हैं। जैसे मैं ही टीचर हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार कर नहीं रहा हूँ। आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम। और निश्चित है कि तीनों सेक्टर्स में कितने ही लोग लगे होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, काम करते होंगे टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। तब जाके गुड्स प्रोड्यूस होती होंगी और ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड हो सकती हैं। द नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप ये है कि देयर फोर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो मन में एक प्रश्न आता होगा कि एक देश में, मान लीजिए भारत में ही, कितने गुड्स का प्रोडक्शन एक साल में होता होगा, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती होंगी, यानी हाउ मैनी और हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क, और कितने लोग लगकर एम्प्लॉयड होकर इन सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करते होंगे। मतलब कितना प्रोडक्शन और कितना एम्प्लॉयमेंट है, ये क्वेश्चन तो मन में आता ही होगा। और भी क्वेश्चन होंगे, कितना एक्सपेंडिचर होता होगा, कितनी इनकम होती होगी। तो इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी इकोनॉमी में, इकोनॉमी का मतलब किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कोई एक या उससे ज़्यादा सेक्टर्स हैं जिनका डोमिनेंट रोल होगा, जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा टोटल प्रोडक्शन को लेके, टोटल एम्प्लॉयमेंट को लेके। मतलब जैसे हमारे यहाँ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट को लेके कौन सा सेक्टर आगे हो सकता है, इनकम को लेके, प्रोडक्शन को लेके कौन सा सेक्टर आगे हो सकता है। तो हो सकता है एक ही सेक्टर दोनों में आगे हो सकता है कि दो सेक्टर मिलकर एम्प्लॉयमेंट और इनकम को पूरा करते हों। और तीसरा सेक्टर, मतलब वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, और बाकी सेक्टर्स बहुत ही छोटे हों, मतलब उनका ज़्यादा योगदान ना हो। तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे मन में रेज हुए थे कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम कैसे गिनती कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, 4 गुड्स हुए हैं कि 5 गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, कितने रुपए की सर्विसेज। एक टीचर को मान लीजिए कि 10,000 रुपया मिलता है, तो एक प्रकार से वो अपनी सर्विसेज के बदले में ले रहा है। तो कैसे हम ये सब काउंट कर सकते हैं एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन सेक्टर, और फिर हमें पता चल सके कि प्राइमरी में और सेकेंडरी में और टर्सरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ। विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। तो आपको लगेगा एक देश में इतना प्रोडक्शन होता है, उसको गिनना तो इम्पॉसिबल टास्क है। हो ही नहीं सकता। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, वो टास्क यानी वो काम सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं होगा, विशाल ही नहीं होगा। यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन ऐड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स, बल्कि हम कार्स एंड कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ेंगे, आखिर ये भी तो गुड्स है ना। हजारों कार प्रोड्यूस होती हैं, हजारों कंप्यूटर्स बनते होंगे सेकेंडरी सेक्टर में। भाई सबको काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। एंड नेल्स एंड फर्नीचर, फिर कील भी बनती हैं और फर्नीचर बनते हैं, कैसे काउंट करोगे, इट वॉन्ट मेक सेंस। तो अगर कोई इनको काउंट करने की बात करता है तो लगेगा यार उसका सेंस ठीक से काम नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं होगा। इट वोंट मेक सेंस का मतलब ये सही नहीं होगा, ये कोई अच्छी समझ नहीं होगी, ये समझदारी नहीं होगी कि आप इनको काउंट करो। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। तो आपको भी लग रहा है ऐसा, तो आप सही सोच रहे हो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। क्या समझे, वैल्यूज, एक्चुअल नंबर्स। तो मान लीजिए 5 कार प्रोड्यूस हुई हैं और 5 कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए हैं, तो कुल मिला के 10। ओके, तो ये हम इनका एक्चुअल नंबर काउंट कर रहे हैं। इसकी जगह, एक्चुअल नंबर्स की जगह हमको इनकी वैल्यूज़ काउंट करनी चाहिए। कौन सी वैल्यूज़, मॉनिटरी वैल्यूज़। मॉनिटरी वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, वो वैल्यूज़ जो मनी में हमें अवेलेबल होती हैं। जैसे मान लीजिए एक बिस्कुट का पैकेट आप 5 रुपये खरीदते हो, तो उस बिस्किट का अगर हम एक्चुअल नंबर काउंट करेंगे तो 1, लेकिन उसकी मॉनिटरी वैल्यू हम काउंट करेंगे तो वो 5 रुपये होगी। 2 बिस्किट की मॉनिटरी वैल्यू 10 रुपीज़ होगी। तो हम इन वैल्यूज़ को काउंट करें, ना कि बिस्कुट के नंबर्स को काउंट करें कितने पैकेट्स बने। इट मेक्स सम सेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kgs ऑफ वीट इज सोल्ड, मान लीजिए कि 10,000 किलो वीट बिका और 8 रुपये प्रति केजी बिका, तो उस हिसाब से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 रुपये बनेगा।
तो अब ये 10,000 किलो कितने बोरे में पैक किए गए, इसको ना काउंट करके सीधा हम 80,000 को काउंट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹10 पर कोकोनट विल बी 50,000। इसी प्रकार से मान लीजिए कोकोनट बिकता है 5,000 और 10 रुपये एक कोकोनट का हम लेते हैं, तो ये जाके 50,000 पड़ेगा। तो ये 50,000 मॉनेटरी वैल्यू है, और ये जो 5,000 कोकोनट्स है ना, ये एक्चुअल नंबर्स हैं, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे बल्कि इनकी मॉनेटरी वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड। इसी प्रकार से इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको काउंट किया जाता है, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यूज़, जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यूज़। ये काम तीनों सेक्टर्स में होता है, और बाद में सब वैल्यूज़ को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए किसी देश में सिर्फ कोकोनट का ही प्रोडक्शन होता है और व्हीट का ही प्रोडक्शन होता है, और इतना ही हुआ, 5,000 इधर और 10,000 kg उधर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,30,000 के लगभग हमें मानेंगे कि प्रोडक्शन हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स की होती है, फाइनल प्रोडक्ट्स की होती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की हम वैल्यूज़ काउंट नहीं करते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी, क्योंकि हमारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। आप नोट सीरीज़ हमारी जाके देखिए तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के हमें पॉइंट्स कौन कौन से में आंसर लिखने हैं, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कैसे इसमें से हम नोट्स बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको हमारी नोट सीरीज वीडियोज़ में मिलेंगी। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन, एक सावधानी रखनी है। वो क्या है? नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। जब हम गिनती करेंगे तो हर उत्पादित वस्तु यानी हर गुड और हर सर्विस को काउंट नहीं करेंगे। अभी एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई हम मॉनेटरी वैल्यूज गुड्स एंड सर्विसेज की काउंट करते हैं, लेकिन वी काउंट मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आई अगेन रिपीट, we count only the monetary value of final goods and services, not all goods and services which are intermediary. Take for instance farmer who sells wheat to flour mill for ₹8 kg। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक फार्मर है और उसने व्हीट का प्रोडक्शन किया और 8 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया। किसको बेचा? मिल ओनर को। द मिल ग्राइंड द व्हीट, वो उसको पीसता है, उसका आटा तैयार करता है, एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। उसके बाद एक बिस्किट कंपनी यानी बिस्किट बनाने वाली कंपनी के ओनर को भेज देता है और वो चार्ज करता है 10 रुपीज़ पर केजी। हम मान लेते हैं कि 5 केजी का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे व्हीट का, तो यहाँ पे जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 40 रुपीज़। यहाँ पे वो उसको बेच रहा है तो यहाँ बनेगा वो 50 रुपीज़। 10 इंटू 5 50 और 8 इंटू 5 40। द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। इसके बाद बिस्किट कंपनी जो है उसके 4 पैकेट तैयार करती है। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹60, और उसके बाद वो 5 रुपये पर पैकेट के हिसाब से 5 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेचती है। तो सॉरी 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेचती है, तो ये बनेगा आपका 60 रुपीज़। ओके, तो इसमें फाइनल गुड कौन होगा? अंत में जो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो जितने रुपए में उसको मिल रहा है वही उसकी फाइनल वैल्यू होगी। क्योंकि देखिए व्हीट फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि ये अभी आगे सेल हो रहा है। उसके बाद जो फ्लोर है वो भी फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो भी आगे सेल हो रही है। लेकिन बिस्किट आगे जब कंज्यूमर को सेल हो जाएगा तो उसको खा लेगा, ख़त्म कर देगा। आगे बिस्किट को सेल करके उससे हम कोई नया प्रोडक्ट तैयार करने नहीं जा रहे हैं। तो फाइनली जब वो कंज्यूमर के पास कोई प्रोडक्ट पहुंचता है तो जितने रुपए में पहुंचता है यानी जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है वही उसकी फाइनल वैल्यू मानी जाती है। और ये जो बीच में है, ये व्हीट और ये फ्लोर, ये जो दोनों होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, यानी जो बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, फाइनली यूज़ नहीं हो रहे हैं, इन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो हम जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे और काउंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को, तो इस 60 को काउंट करेंगे। एक्चुअल नंबर तो 4 पैकेट्स है जिसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 60 रुपीज़ है, उसे हम काउंट करेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम इसलिए नहीं काउंट करते 60 रुपीज़ में, क्योंकि ऑलरेडी ये इंक्लूड हो चुके होते हैं उसमें। नहीं तो देखिए 40 जोड़ोगे, फिर 50 जोड़ोगे, फिर 60 जोड़ोगे, तो ये जानते हैं लगभग 150 रुपये पहुँचेगा, और जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम यहाँ पर 60 की बजाय 150 जोड़ते हैं तो। क्योंकि वास्तव में जो 8 केजी का जो प्रोडक्शन हुआ था व्हीट का, तो उससे इकोनॉमी में 150 रुपये के गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम 60 रुपीज़ को जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए गेहूँ में उन्होंने वैल्यू ऐड की, उसको थोड़ा सा ज़्यादा दाम में बेचा, फिर उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, उससे नए प्रोडक्ट तैयार किए गए, अब उसे और ज़्यादा दाम में बेचा, और फाइनली वो कंज्यूमर के पास पहुँच गया जो उसे यूज कर लेगा। हाँ, अगर मान लीजिए ये जो फ्लोर मिल वाला है, ये फ्लोर मिल वाला इसे
डायरेक्ट मार्केट में सेल करता है, वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी को नहीं देता है, तो ये फाइनल गुड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर आटा खरीदेगा, उससे रोटी बना लेगा, ख़त्म कर डालेगा, आगे वो बिक नहीं पा रहा, तो उस स्थिति में ये 50 रुपीज़ ही फाइनल वैल्यू हो जाएगी। सो ओनली फाइनल वैल्यूज ऑफ goods and services are counted. Why are only final goods and services counted in contrast to final goods? Goods such as wheat and wheat flour in this example are intermediate goods. जो मैंने आपको बताया कि इसलिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, क्योंकि जो व्हीट है और जो फ्लोर है वो बीच में है, जो यूज हो रहा है इसको बनाने में, तो इसको बनाने में ही यूज हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसकी वैल्यू हम काउंट नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप मतलब यूज हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं यूज़ करके, इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है, यानी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू शामिल होती है, दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड को तैयार करने में यूज होते हैं। हैंस द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ₹10। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। इसी प्रकार से जैसे ऑयल खर्च हुआ उसमें, शुगर खर्च हुई उसमें, तो वो भी तो खरीदी गई होगी ना, वो सब 60 रुपये में शामिल होता है। और आप भी तो यही करते हैं, किसी चीज़ को तैयार करते हो और पूछा जाए भैया कितना खर्चा आया, 100 रुपये आया, कितने में बेचा, 150 में बेचा, ओह, तो इसका मतलब ये है कि आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब इस 100 रुपये में खर्चे में यानी कितनी चीज़ खरीदी गई होंगी, वो सब इंटरमीडिएट होंगी। फाइनली खर्चा, फाइनली सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट, ये हम काउंट करते हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड द व्हीट, अगर हम आटे और गेहूं की भी वैल्यू को काउंट करेंगे अलग से, सेपरेटली, इज देयरफॉर नॉट करेक्ट, वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी और गलत फिगर हमको मिलेगी। बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम क्या करेंगे कि सेम चीज़ को हम कई बार काउंट कर रहे होंगे। फर्स्ट एज व्हीट, पहले हम उसको व्हीट के रूप में काउंट करेंगे, फिर फ्लोर के रूप में काउंट करेंगे, फिर बिस्किट के रूप में काउंट करेंगे। ये ठीक नहीं है, क्योंकि बिस्किट्स में व्हीट ऑलरेडी फ्लोर में कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोर बिस्किट में कन्वर्ट हो चुका है, तो फाइनल कन्वर्जन जो है उसकी वैल्यू हम लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस मतलब सकल, सब कुछ, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब किसी एक कंट्री में, और प्रोडक्ट मतलब जो उत्पादन हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं हर सेक्टर में एक साल में, पार्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमारे यहाँ जो है फाइनेंशियल ईयर मार्च से मार्च चलता है, फिस्कल ईयर जिसे हम कहते हैं, वित्तीय वर्ष 31 मार्च, और फिर 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, तो तीनों सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उनकी फाइनल वैल्यूज़ को काउंट करते हुए किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक साल में जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, सबको सम अप करने पे उससे हमें जीडीपी मिलता है, उस वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। और ये हर देश में यूज़ होता है। हालांकि और भी तरीके हैं, लेकिन जीडीपी किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को शो करता है। जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी उसकी इकोनॉमी भी हेल्दी मानी जाएगी और अच्छी खासी इकोनॉमी मानी जाएगी। जैसे इंडिया में तो जो जीडीपी है वो लगभग, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 2.9 ट्रिलियन के लगभग रहता है, यानी हम दुनिया की 5वीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हो रहे हैं। नंबर 1 पे तो यूएस रहता है, फिर चाइना आता है। तो ये दोनों बड़ी इकोनॉमी कहलाएंगी, मतलब बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन भी होता है, सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं और इनसे अच्छी खासी इनकम होती है। और इसलिए यहाँ लिखा है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। देखिए, ये तो हम लोग के चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है। अगर आपको विधिवत लिखे हुए फाइनली नोट्स चाहिए तो आप हमारी नोट सीरीज वीडियोस देख लीजिए, वहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और आप nstutorials.com, जो कि अभी साइट का तो फिलहाल डोमेन यही है, अगर चेंज नहीं होता है, वहाँ जाके भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो जो अपडेट होते रहते हैं। तो जीडीपी क्लियर हो गया होगा। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पार्टिकुलर ईयर इन ऑल द 3 सेक्टर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन इंडिया द ममूथ टास्क, मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा। इन इंडिया द ममूथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब ये बात आती होगी दिमाग में, जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, कौन रिलीज करता है इस वैल्यू को? जी हाँ, गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास नहीं होती हैं। और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ, उसे कहते हैं मॉस्पी, आप कह सकते हो ऐसे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उसी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, तो कोऑर्डिनेट करके जो वैल्यू जीडीपी की है वो रिलीज़ की जाती है, यानी विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स। तो भाई देखिए इंडियन स्टेट्स हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है ना, स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स की अलग पावर होती है, उनके अलग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तब फाइनल गुड्स का जो वॉल्यूम पता चलता है, उनकी प्राइसेस पता की जाती हैं, तब जाके कहीं जीडीपी एस्टिमेट होती है। इसके बाद हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सेक्टर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज होती चली जा रही है। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेज, जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज ले लेते हैं, यूएसए ले लेते हैं, हम ये इंग्लैंड ले लेते हैं, मान लीजिए फ्रांस ले लेते हैं, जर्मनी ले लेते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की हिस्ट्री को देखें, इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें, तो इनिशियल स्टेजेस मतलब शुरू में डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज में प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अरे हमारे यहाँ भी तो था। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, जैसे जैसे फार्मिंग मेथड्स में चेंज आया, मतलब कि भाई देखिए टेक्नोलॉजी मिलती है, अवेलेबल होती है, तो लोग चेंज करते हैं। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे और उन्नत होता चला गया, प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, नई नई टेक्निक्स आती गई। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड। तो क्या हो गया कि सेम पीस ऑफ लैंड से मान लीजिए कि 10 केजी का उत्पादन होता था, अब 15 हो गया, फिर धीरे धीरे 20 केजी हो गया, और आदमी रहने वाले 5 थे, मान लीजिए 10 हो गए। बढ़ते भी ना समय के साथ साथ, अरे मरते भी तो हैं। एनीवे हम ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा चेंज यहाँ भी हुआ। तो मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, तो जो लोग खेतों में काम करते थे, अब उन्हें अलग जगह भी काम करने का टाइम और अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। अभी देखिए एक ट्रैक्टर लेके एक आदमी ने यानी कितने बीघे खेत एक दिन में जोत देगा। और पहले क्या था कि पता चला 1 बीघा भी जोतना है तो 2 लोग 3 लोग हल लेके लगे हैं उसी में पूरे दिन। ऐसी स्थिति में मैन पावर जो हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है, जब हमारे पास नई नई टेक्निक्स आती हैं, तो वो मैन पावर कहीं और डिवोट हो सकती है। यही हाल आज अब हमें डिजिटल वर्ल्ड में देखने को मिलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है, क्योंकि काम मशीनों से होने लगा है। देखिए औद्योगिक क्रांति हुई तो कितना बवाल हुआ था, लोगों ने मशीनों पे हमला भी किया था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, क्योंकि वो कई आदमियों का काम इकट्ठा अकेले कर देती हैं। अब देखिए खुदाई करने वाली जो मशीन होती है, अब पता चला कि दिन भर 50 लोग उसको खोद रहे हैं, तो 50 लोग मजदूर हो गए, उनकी मजदूरी बनेगी और टाइम भी लग रहा है। पता चला कि जितना वो एक दिन में करते हैं उतना 5 मिनट में 10 मिनट में एक खोदने वाली मशीन ने कर दिया। तो ये आदमी कहाँ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे जब इनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, जब मशीन को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ने से कुछ मैन पावर एक्स्ट्रा बनी और वो अदर एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते थे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। तो क्या हो गया कि अदर एक्टिविटीज़ क्या है, लोगों ने हाथों से चीज़ें बनाना शुरू की, कुछ लोग व्यापार में लग गए, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड। तो खरीदना बेचना ये एक्टिविटीज़ थोड़ा बढ़ गई, यानी व्यापार बढ़ा, लोग ट्रेडर्स बन गए, क्योंकि खेती से हटे तो कोई काम तो करना पड़ेगा ना। बिसाइड्स देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स। इसके अलावा देखिए कुछ लोग ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में चले गए, कुछ लोग नौकरी पेशे में चले गए, आर्मी ज्वाइन की, मतलब खेत से हटने के बाद जहाँ कहीं भी अर्निंग हो सकती थी वहाँ चले गए, चाहे उन्होंने किसी की नौकरी की, चाहे खुद चीज़ें बनानी शुरू की। तो ऐसा तो घरों में भी होता है कि पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो बेटे ने दुकान खोल ली है, तो दूसरा बेटा जो है उसने कहा पापा अब इन्होंने इसकी दुकान खोली है तो तुम किसी और दुकान खोल लो। तीसरे ने कहा मैं पेंटिंग करूँगा, पेंटिंग बना बना बेचूंगा। चौथे ने कहा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं प्रोग्राम बना बना बेचूंगा। ऐसे समझ लीजिए। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स। लेकिन देखिए प्रोडक्शन भी हो रहा होगा तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का हो रहा होगा, क्योंकि देखिए प्राइमरी सेक्टर हावी था ना, तो वीट एक नेचुरल प्रोडक्ट है, शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इनका प्रोडक्ट ट्रेड में भी यूज होता था फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। एंड मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे और नेचुरल प्रोडक्ट्स को तैयार करते थे। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ओवर अ लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे समय के साथ साथ लगभग मोर देन 100 ईयर्स, लगभग 100 साल के बाद, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। तो उस बीच देखिए मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करना, चीज़ों को बनाने के नए नए तरीके निकल के आए। और फिर जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, तो फैक्ट्रीज़ धीरे धीरे आई अस्तित्व में, और इससे प्रोडक्शन एक्सपेंड कर गया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, जो लोग खेतों में काम करते थे, नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, तो वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। आज के 30 साल पहले, आप 40 साल लगा लीजिए कि गाँव में भी लोग अवेलेबल हो जाते थे। फिर मनरेगा आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया। अब गाँव से लोग पलायन करके शहरों में जाके मजदूरी कर लेते हैं, नगद कमा लेते हैं। गाँव में अगर आप ढूंढिए आदमी, भैया खेत में निराई करनी है, आदमी अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी। तो जो रूरल एरिया में फार्मिंग सेक्टर में जो काम किया करते थे, वो अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ को शिफ्ट होने लगे, लार्ज नंबर्स। दे वर फोर्स्ड टू डू सो एज यू रेड इन द हिस्ट्री चैप्टर्स। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्योंकि मैन पावर चाहिए होती फैक्ट्री में, तो उन्हें फोर्स भी किया जाता था कि आप आओ और फैक्ट्री में काम करो। और आज भी तो लोग सूरत भागते हैं, बम्बई भागते हैं, है ना, काम की तलाश में। पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज
एट चीप रेट्स। देखिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन थोड़ा चीप रेट पे हो जाता है, कम समय में हो जाता है, तो चीप रेट पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसको कंज्यूम भी तो करेंगे ना, कंज्यूमर्स भी तो होते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है ये सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो सेकेंडरी सेक्टर था वो इंपॉर्टेंट होता चला गया प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा था और प्रोडक्शन भी कर रहा था और चीप रेट पे प्रोडक्शन करता था, और इससे नकदी मिलती थी, कैश। एग्रीकल्चर में तो उस तरह से कैश मिलता नहीं। हैंस ओवर टाइम धीरे धीरे शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। फिर शिफ्ट यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गया है इंपॉर्टेंस। दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज्ड। इसे हम कहते हैं कि इस शिफ्ट को चेंज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन द पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में अगर हम देखें तो देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर। तो जो ऊपर हमने 100 पढ़ा था, अब यहाँ पे फिर 100 ले लीजिए, लास्ट 100 ईयर्स देयर हैज़ बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी। अब ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि प्राइमरी से सेकेंडरी, अब यहाँ से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन के मामले में सर्विस सेक्टर बढ़ गया है। अब देखिए टूरिज्म सेक्टर है, कितनी कमाई होती है, ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो इनकम तो जनरेट हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि सर्विसेज को भी हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। तो जो वर्किंग पीपल हैं, कामगार लोग हैं, वो सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयड होने लगे। सर्विस सेक्टर एक प्रकार से देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पहले भी था। दुकानदार सामान तो बेचता था ना, तो सर्विस सेक्टर में ही कहलाएगा। तो इसलिए नया नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखिए कितनी एप्लीकेशंस हैं, कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। 5G उपलब्ध करा रहे हैं, 4G उपलब्ध करा रहे हैं, और जो IT सॉल्यूशंस हैं, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म का मैंने एग्जांपल दे ही दिया आपको, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में ही है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसा है। GDP हमने पढ़ ली, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं तीनों सेक्टर में, इंडिया में क्या पोजीशन है। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लगे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिला हुआ है कि टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस, क्या हमारे यहाँ भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है, वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम भी इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे और देखेंगे कि कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज ये पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो ये ट्यूटोरियल के अगले पार्ट का हिस्सा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। योर जीत सर सेज यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर।